प्रोकैरियोटिक सेल का तो ये प्रॉपर्टी है नहीं, किसमें होंगे? यूकैरियोटिक सेल, तभी तो ये यूकैरियोटिक सेल है। दूसरी चीज, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में कॉमन, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल and animal cell both. यहाँ तक पूरा कीजिए, साथ साथ चलिए, तब जाके है ना डायग्राम सही से बनेगा। पिछले क्लास में न्यूक्लियस का डायग्राम बना कर गए थे क्या हम लोग? अच्छा, तो आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको आप लोग के रेफरेंस के लिए बना रहे हैं। ये बनाना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं है, पर दिस इज हाउ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सबसे पहला इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग देते हैं क्या, देखिए तो इसके दो मेम्ब्रेन्स हैं, टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना, ये वाला आउटर और ये वाला इनर। इट हैज टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर। अब देखिए इसका खास बात है कि दोनों के दोनों मेम्ब्रेन इम्परविएबल है। मजेदार बात ही, मेम्ब्रेन तो है एज ए बाउंड्री, पर ट्रू बाउंड्री है, बाउंड्री के आर पार जैसे किसी चीज को आने जाने नहीं दिया जाता है, इसके भी आर पार किसी चीज को आने जाने नहीं दिया जाता। इट डजंट अलाउ एनी ट्रांसपोर्ट, सो इट डजंट अलाउ, इट डोंट होना चाहिए क्योंकि ये दोनों हैं, तो इट क्यों लिखे, दे होना चाहिए। दे डोंट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस देम, अपने आर पार मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट को भी अलाउ नहीं करते। और क्या है, बीच बीच में देखिए जैसे ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस डिसकंटिन्यूड होते हैं, दे आर discontinued at certain points where both the membranes join together। क्या कह रहा है कि ये मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे डिसकंटिन्यू होते हैं, छूटे हुए होते हैं, और जहां पे ये डिसकंटिन्यूड है, देख रहे हैं ना, जहां जहां डिसकंटिन्यूड है वहां पे दोनों मेम्ब्रेन आपस में आके जुड़ जाते हैं, ठीक है।
In this way, they make a pore. इस तरीके से वो एक मेम्ब्रेन पे छेद बनाते हैं, एक गैप बनाते हैं. This gap or pore is guarded with a set of proteins. एक प्रोटीन के सेट द्वारा इस जगह को गार्ड किया जाता है. दिस मेक्स ए कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, सो कॉल्ड एनपीसी, मतलब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. This NPC is responsible for transport of materials between the cytoplasm and the nucleoplasm. ये मेम्ब्रेन के बीच में जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, उसको कंपनसेट करने के लिए बीच में गैप छोड़ा जाता है. और इस गैप के बीच में जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है. उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. पोर तो बन गया, न्यूक्लियस पे एक कॉम्प्लेक्स बना है, तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. और ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन ए गाइडेड, GUIDED, गाइडेड मैनर. मतलब ये रेगुलेटेड होता है, रेगुलेशन चलता है, किसको अलाउ करेगा, किसको नहीं करेगा. ठीक है, यहां तक नोट कीजिए. तो सीरियल नंबर 3 तक हम लोग आए हैं और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हम लोग डिस्कस किए हैं. और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की खासियत ये बताए कि ये गाइडेड मैनर में है ना, एक तरह से रेगुलेटेड मैनर में मटेरियल्स का अप एंड डाउन फ्लो, यानी इन एंड आउट फ्लो है ना, डिसाइड करता है. और ये उस कमी को कंपनसेट करता है, जो कमी है इसके मेम्ब्रेन बाइलेयर में, जो कि इम्परमिएबल है. अच्छा, अभी तक हम लोग कितने ऐसे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, कितने डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पढ़े हैं, यही 3 पढ़े हैं, है ना. जिसमें से ये अनोखा है कि इसका डबल मेम्ब्रेन होने के बावजूद ये इम्परमिएबल है. जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कॉमन पॉइंट है कि आउटर मेम्ब्रेन बड़ा अच्छा से वेलकम करता है, यानी आने जाने देता है मटेरियल्स को. इनर मेम्ब्रेन वो रोकता है और सिलेक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव है, एकदम इम्परमिएबल नहीं है पर कम को अलाउ करता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करता. ओके, नाउ सीरियल नंबर 4. अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ये क्या हिस्सा है, न्यूक्लियोप्लाज्म. अब यहां पे एक टर्म भी इंट्रोड्यूस करेंगे, द फ्लूइड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन. The fluid inside the inner membrane of the nucleus is called
nucleoplasm. It is the part of protoplasm that is present inside the nucleus. So, for the eukaryotic cells, protoplasm equal to the nucleoplasm plus the साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया? पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द सेल. प्रोटोप्लाज्म के बाहर, ये प्रोटोप्लाज्म करे, न्यूक्लियस के बाहर प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा जो पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. और प्रोटोप्लाज्म खुद क्या हो गया? दिस इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल एक्चुअली. सही मायने में प्रोटोप्लाज्म ही है जो लिविंग पार्ट होता है. इस लिविंग सिस्टम का कुछ हिस्सा साइटोप्लाज्म में दिखाई देता है, तो साइटोप्लाज्म में लिविंग एक्टिविटी दिखाता है, और कुछ हिस्सा न्यूक्लियोप्लाज्म में दिखाता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर उसकी लिविंग एक्टिविटीज दिखाता है. दोनों मिलकर कंप्लीट लिविंग एक्टिविटी होता है. व्हाट अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स? व्हाट अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स? सो हम लोग कहेंगे दे हैव प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म. चूंकि उनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, यानी प्रोटोप्लाज्म के हिस्से को इसको बांध के रखने के लिए कोई ऐसा बाउंड्री है ही नहीं. इसलिए जो भी उसका प्रोटोप्लाज्म है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म. इसलिए उसमें प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कोई अंतर नहीं. यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म वो पार्ट है जो न्यूक्लियस के बाहर है. ठीक है, पूरा कीजिए यहां तक. इस सब डिस्कशन को सीरियल नंबर 4 का फर्स्ट कर दीजिएगा. ये जो 4 नंबर में आप लोग लिखे हैं ना, यहां तक को 4 नंबर का फर्स्ट कर दीजिएगा. अब देखते हैं 4 नंबर का सेकंड. अबे क्या? इन द न्यूक्लियोप्लाज्म there is chromosome. There is nucleolus. There are proteins as enzymes,
for DNA replication RNA synthesis etc. तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या बता रहा है, इसमें क्या क्या रहेगा, मेजॉरिटी में इसमें क्रोमोसोम पाया जाएगा, इसमें न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, और क्या होगा, इसमें डिफरेंट एंजाइम्स रहते हैं प्रोटीन के फॉर्म में, यानी एंजाइम्स प्रोटीन ही है ना। और ये प्रोटीन क्या मेजर काम करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, यानी डीएनए को डबलिंग करेंगे और आरएनए बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला काम क्या होना चाहिए, हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, पहले न्यूक्लियोलस देखें। तो नंबर 5 न्यूक्लियोलस, व्हाट इज इट, होता है क्या, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में है ना, इसमें जो फ्लूइड है, कुछ हम लोग को, हम कह रहे हैं कुछ, एक नहीं, नॉट ए सिंगल, कुछ हम लोगों को सॉलिड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियोलस कहलाते हैं। तब बोलिएगा तो आप तो दिखा रहे हैं एक ही तो, ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो तो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और उन सॉलिड स्ट्रक्चर्स को न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस कुछ में एक हो सकते हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल होते हैं, एक से अधिक। तो यही बात यहाँ हम लोग लिखेंगे, न्यूक्लियोलस इट इज ए सॉलिड स्ट्रक्चर in the nucleus, the number of which may be 1, may be more, depending upon the type of cell। जिस तरह का सेल होगा उसके अकॉर्डिंग्स है ना, उसमें न्यूक्लियोलस की संख्या पाई जाए। ये न्यूक्लियोलस के बारे में पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन, इट इज द साइट ऑफ आरएनए प्रोडक्शन। So, nucleolus is also called as, क्या लिखती है, आरएनए नहीं, राइबोसोम होगा, सॉरी, साइट ऑफ राइबोसोम, site of ribosome production. So nucleolus is also called as ribosome factory of a cell. राइबोसोम फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या बनता है, कोई चीज में होता क्या है, कोई चीज बनता है, तो यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, राइबोसोम, इसलिए राइबोसोम फैक्ट्री हो गया। तो नहीं बनाएंगे तो आएगा कहाँ से, है ना। Number 6, the functions of nucleus।
यहाँ तक पहले पूरा कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे यानी प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये बता चुके थे कि कभी भी कहीं भी क्रोमोसोम रहेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, तो वो बना हुआ होता है प्रोटीन प्लस डीएनए का। यानी इसके भी क्रोमोसोम में क्या होगा, प्रोटीन एंड डीएनए, जिसमें कि डीएनए इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल, डीएनए इज द प्राइमरी मॉलिक्यूल। So if a chromosome functions, that means it is the DNA that is functioning. Now what is the role of the protein in a chromosome? Chromosome में प्रोटीन का रोल क्या है? वो रोल है डीएनए को ऑर्गेनाइज करके रखना। रीजन है, डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी कपड़े को सीने के लिए धागा खरीदने जाते हैं, तो धागा रील में आता है ना, कभी सोचे रील में ही कह दिया, ऐसे ही उछल के दे देता, ऐसे ही आपको दे देता, आप उठा के ले आते हैं। Why it has been, made in that way? The reason is it will wind up in between. तो आपस में उलझ जाएंगे, it will be a mess and you would not be able to use it as a single thread. वो एक सीधी रेखा के रूप में नहीं रह पाएगा, बल्कि वो उलझ जाएगा। तो ना उलझे इसलिए सुलझाने के लिए एक ठो कागज के गत्ते के ऊपर उसको लपेट दिया। सो सिंपल। उसी तरीके से इसमें भी कुछ ऐसा किया जाता है कि प्रोटीन्स डीएनए को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि लाइक दैट ऑफ थ्रेड इट इज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा होता है। एक अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के सभी सेल्स में से अगर क्रोमोसोम निकाल लिए जाए और उसको अपने लंबाई पे आ जाने दे, ठीक है, अब प्रत्येक क्रोमोसोम को एक दूसरे से एंड टू एंड टाई करके आप एक धागा बनाइए। एंड टू एंड मतलब एक का यहाँ शुरू हो रहा है, दूसरा का यहाँ खत्म हो रहा है, दोनों को बांध दीजिए। एक का अंत, एक का शुरुआत, ऐसे करके बांध के अगर हम धागा बनाते हैं तो इस धागा की लंबाई इतनी होगी जितनी कि पृथ्वी से चांद और चांद से पृथ्वी पर लौटने की दूरी होती है। ये एक ह्यूमन के अंदर इतना डीएनए, और दुनिया में बिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग है, तो आप बहुत सारा प्लैनेट एंड स्टार शेयर कर लेंगे, उतना लंबा धागा बन सकता है। तो सोचिए एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इतना लंबा धागा है, पता चलता है? नहीं पता चलता। आपको पता चल रहा है? नहीं चलता। रीजन, ये डीएनए उलझा हुआ नहीं है, बल्कि एक डेफिनेट पैटर्न में फोल्डेड है, ऑर्गेनाइज्ड है। एंड हु विल टेक द क्रेडिट? इट्स द प्रोटीन दैट विल टेक द क्रेडिट। किसको इसका श्रेय जाएगा? तो प्रोटीन को। इसीलिए क्रोमोसोम कभी भी बिना प्रोटीन के नहीं रहते, अदरवाइज डीएनए खुद डैमेज हो जाएगा, वो उलझ जाएगा और अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा और वो टूट जाएगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई ए क्रोमोसोम विल ऑलवेज हैव ए प्रोटीन एंड डीएनए। अब है क्या, इतना सब बात बताने के पीछे रीजन क्या है? हम लोग यहाँ बोलने वाले हैं कि अगर क्रोमोसोम यानी डीएनए कोई फंक्शन करता है तो इस फंक्शन का साइट कौन होगा? न्यूक्लियस, क्योंकि पाया न्यूक्लियस में जा रहा है। तो जो भी डीएनए काम कर रहा है वो एक्चुअली फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस है, क्योंकि वही उसे काम करने लायक बना रहा है, या कह सकते हैं माहौल दे रहा है। क्यों नहीं क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आके वो काम कर रहा है? क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में नहीं एडजस्ट कर पाए, उसके लायक माहौल केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए सो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस में सीरियल नंबर 1 हम लोग कहते हैं इट कंट्रोल्स द सेल एंड इट्स एक्टिविटीज। ये सेल और सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और इसीलिए इसका नाम पड़ता है। सो इट इज कॉल्ड ऑल्सो as the
brain of a cell. Serial number 2. It is the site of राइबोसोम प्रोडक्शन. फिर से वही सवाल, आप बोलिएगा राइबोसोम तो बनाता है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस रहता कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर. तो इसलिए अगर न्यूक्लियोलस राइबोसोम फैक्ट्री बटाकर बैठा है, दरअसल न्यूक्लियस ही है जो ये काम न्यूक्लियोलस को करने दे रहा है. इसलिए न्यूक्लियोलस का फंक्शन भी न्यूक्लियस के ही अंतर्गत आ जाए. So it is the site of ribosome production. Serial number 3. It also produces RNA molecules from DNA ब्रैकेट में that is chromosome. इसका कहने का मतलब है डीएनए रूपी क्रोमोसोम. मेन मॉलिक्यूल क्या है क्रोमोसोम का? डीएनए.